हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिक्स। आई एम श्वेता। तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बट जैसे ही मैंने आपको बोला था, बिकॉज सर्टन यूनिट्स ऐसी रही हैं जिनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, तो साथ में हम उनको भी कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने यूनिट पिक की है वो है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो है हमने इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। पोलराइजेशन जो है हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी तक उसे कर लिया था। अगर हम उसके बाद वाले टॉपिक देखें तो वो जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स में से है, एंड बाकी जो सारे टॉपिक हैं वो लेज़र्स में से हैं। ठीक है, तो हम जो है लेज़र्स को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो आज की वीडियो में जो है हम लेज़र्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र लाइट, दैट इज़ स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, एक टॉपिक ये करेंगे हम, एंड साथ में हम करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद लेज़र्स. So today's topics will be stimulated emission, stimulated absorption, spontaneous emission and characteristics of lasers. So laser जो है, लेज़र में जो L है दैट स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्प्लीफिकेशन, S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड्स फॉर एमिशन, R स्टैंड्स फॉर रेडिएशन. तो कंप्लीट ये क्या हो जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो स्टार्ट करने से पहले ही में पता चल गया कि लेज़र में जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन होगी. ठीक है, तो नेम से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि लेज़र्स में कौन सी एमिशन होती हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन. सो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशंस. तो इस कैटेगरी में कौन से आते हैं, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन. सो फर्स्ट वी विल स्टडी रिगार्डिंग स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन. तो नेम से पता चल रहा है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन मीन्स कुछ ऐसी अब्जॉर्प्शन होगी जिसको हमने स्टिमुलेट किया है, कुछ एक्सटर्नल जो है हमने उसको प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बिफोर अब्जॉर्प्शन क्या है. दो एनर्जी लेवल्स हैं, E0 एंड E1, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट है. जो एटम है दैट इज़ इन द ग्राउंड स्टेट. ओके, तो अगर हमें पता है जो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट है, जो उसमें एनर्जी डिफरेंस है, अगर हम उसी एनर्जी डिफरेंस का फोटोन सप्लाई कर दें तो जो फोटोन है वी नो दैट फोटोन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जितना ये एनर्जी डिफरेंस था विच इज़ h न्यू इज़ इक्वल टू E1 माइनस E0, तो उतनी एनर्जी का हमने जो है फोटोन सप्लाई कर दिया. E0 पे जो एटम लाई कर रहा है उसको, अब जो एटम है वो क्या करेगा, दैट विल अब्जॉर्ब दिस एनर्जी. ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसने जो उतनी एनर्जी है उतनी उसने अब्जॉर्ब कर ली, एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट कि वो दैट विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज़ द लास्ट वन आफ्टर अब्जॉर्प्शन. सो इस तरीके से ये बन गई स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन. ठीक है, जिसको हमने स्टिमुलेट किया कैसे, जितना एनर्जी डिफरेंस था उतनी एनर्जी का ही हमने फोटोन सप्लाई कर दिया. E0 ने जो है उस E0 पर जो एटम वहाँ पे लाई कर रहा था उसने वो एनर्जी को अब्जॉर्ब किया एंड इट मूव टू द एक्साइटेड स्टेट. सो इस तरीके से फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू E1 माइनस E0 इज सप्लाइड टू एटम एंड इट मूव्स टू द एक्साइटेड स्टेट, और इसको हम कह देते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन. जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी उसको मिली एंड वो अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया. दैट्स इट. तो सेकेंड है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑन इट्स ओन. ठीक है, खुद ब खुद जो है, जो खुद ब खुद ऑन इट्स ओन जो एमिशन होगी उसको हम कह देंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर एमिशन देखो आप, जो एटम था दैट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट, उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया. अब क्या वो एक्साइटेड स्टेट में हमेशा के लिए रहेगा, नो. ठीक है, बिकॉज सिंस द एटम स्टेज इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर एज लॉन्ग एज 10⁻⁻8 सेकेंड. जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही रह सकता है. जैसे वो ड्यूरेशन अचीव हो गई, एटम विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, बिकॉज खुद ब खुद वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद जो है एटम वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया. कुछ भी हमने बाहर से स्टिमुलस नहीं प्रोवाइड किया, कुछ हमने नहीं किया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी नहीं था, ये प्रोसेस ऑन इट्स ओन ही हुआ है. इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन. Since the atom stays in excited state for as long as 10⁻⁻8 second, and after that it returns to its ground state with emission of energy E1 minus E0 is equal to h nu. ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, अब क्या जितनी एनर्जी डिफरेंस था उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट हो जाएगा. ओके, नो
स्टिमुलस इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी हमने आउटसाइड से जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी नहीं दिया, ये सारा प्रोसेस ऑन इट्स ओन हुआ है, खुद ब खुद हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे फोटोन्स एमिट होंगे दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी, दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड। सो जो कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज हैं जैसे कि बल्ब, ट्यूब लाइट, तो इनमें जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन्स जब वो टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁸ सेकेंड अचीव हो जाता है, एटम्स खुद जो हैं दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड क्या होता है वहाँ पे फोटोन्स एमिट होते हैं। अब कितने ज़्यादा एटम्स ये प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये प्रोसेस अकर हो रहा होगा कितने ज़्यादा एटम्स के साथ, तो जो फोटोन्स एमिट होंगे दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड। इसलिए जो बल्ब से या ट्यूबलाइट से जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो उनसे हमें लाइट मिलती है दैट इज़ रैंडमली ओरिएंटेड, तभी हमें जो है पूरा रूम जहाँ पे भी है पूरा रूम इल्यूमिनेट हो जाता है, पूरे रूम में लाइट हो जाती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन ना होके पूरे रूम में वो लाइट स्कैटर हो जाती है। ओके, सो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहाँ पे होता है, इन कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज जिनमें जो है फोटोन्स जो एमिट होते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना, रैंडमली ओरिएंट होता है। सो नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के रिगार्डिंग हमने कहाँ पढ़ा, अभी जब हमने लेज़र को एक्सपैंड किया, ठीक है, तो LASE जो SE था वो क्या था, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये तो हमें पता चल गया था लेज़र वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। बट व्हाट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि क्या होती है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा स्पॉन्टेनियस एमिशन के रिगार्डिंग, जहाँ पे जो है खुद ब खुद जो टाइम ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुआ तो जो एटम है दैट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग सम सर्टेन एक्सटर्नल स्टिमुलाई सो दैट एमिशन कैन अकर, कुछ हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे होंगे तभी जो है एमिशन हो रहा होगा। सो देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो बिफोर एमिशन देखो क्या है, बिफोर एमिशन एटम इज़ इन द ग्राउंड सॉरी इन द एक्साइटेड स्टेट है एटम, ठीक है। सो इन दिस एमिशन इज़ अचीव्ड ड्यूरिंग लेस देन टाइम ड्यूरिंग लेस देन 10⁻⁸ सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा उतना टाइम 10⁻⁸ सेकेंड नहीं, हम उससे पहले ही जो है एटम को ग्राउंड स्टेट पे वापस लेके आ रहे हैं, ठीक है। 10⁻⁸ सेकेंड से पहले ही जो है हम एटम को वी आर ब्रिंगिंग इट बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोटोन को जो है इंसिडेंट करवाया जाएगा। देखो यहाँ पे एटम जो है दैट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट और हमने जो है एक फ़ोटोन को इंसिडेंट करवाया। फ़ोटोन के इंसिडेंट होते ही यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे जो है जो एटम है दैट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट और यहाँ पे हमें 2 फोटोन्स एमिट होंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एटम का केस लिया है, ठीक है, जब एक एटम की बात है तो यहाँ पे हमें 2 फोटोन्स एमिट होंगे। ये 2 फोटोन्स कौन से हैं, वन इज़ द जो हमने इंसिडेंट किया फोटोन, सेकेंड वन फोटोन वो है जो एनर्जी डिफरेंस के कारण आया। सो इस तरीके से हमें स्टिमुलेटेड एमिशन में कौन से पॉइंट्स आए, सबसे पहले हमने जो है 10⁻⁸ सेकेंड से पहले ही एमिशन कॉज करवा दी, वन थिंग। सेकेंड, हमने यहाँ पे खुद से जो है स्टिमुलस की फॉर्म में एक इंसिडेंट करवाया फोटोन को। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बना, जो हमें फाइनली photons मिलेंगे that will be 2, one will be the incident one and second photon will be due to the energy difference between the both levels, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, in this emission is achieved during less than 10⁻⁸ second, सो फोटोन इज़ इंसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं। 2 फोटोन्स आर एमिटेड, जो फर्स्ट फोटोन है दैट इज़ ड्यू टू दैट इज़ द इंसिडेंट फोटोन एंड द अनदर वन इज टू एनर्जी डिफरेंस। अब इन दोनों फोटोन्स का की खासियत क्या है, ठीक है, वाई दे आर सो स्पेशल, बिकॉज जब हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस एमिशन तब हमने बोला जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है उनकी प्रॉपर, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड मीन्स इन ऑल डायरेक्शन दे आर मूविंग।
बट यहाँ पे जो है जो एमिटेड फोटोन्स होंगे दे आर वेरी स्पेशल किस तरीके से, बिकॉज ये जो फोटोन्स होंगे दे विल बी इन फेज, इनका फेज सेम होने वाला है, दे विल हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम होने वाली है, दे विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। इन सबको अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो वी विल से दैट टू फोटोन्स आर कोहेरेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटोन्स एमिट होंगे दे विल बी कोहेरेंट टू ईच अदर। आई होप आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस में जो है ऑन इट्स ओन एटम रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, जो फोटोन्स एमिट होंगे दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सम फोटोन टू इंसिडेंट ऑन द एटम, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, जो एटम है दैट इज़ अब्जॉर्बिंग इट, एंड अल्टीमेटली हमें जो है टू फोटोन्स मिल रहे हैं विच विल हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर इन फेज, और अल्टीमेटली वी कैन से दे आर कोहेरेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो यही है लेज़र का प्रिंसिपल। स्टिमुलेटेड एमिशन से हमें एक बात तो पता चल गई कि लेज़र जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल क्यों हैं। ठीक है, लेज़र बीम सबने हमने देखी है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करती है वो। ठीक है, तो द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं दे आर कोहेरेंट टू ईच अदर, इसीलिए लेज़र की एक ही डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हम उनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि इस यूनिडायरेक्शनल के अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र्स की। सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र्स। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ लेज़र, और हम सब ने लेज़र देखी हुई है। ठीक है, ऑल वी नो दैट कि जो लेज़र है इट मूव्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेट मूव करती है वो। ठीक है, जैसे बाकी लाइट्स हैं दे स्कैटर्ड, लेकिन लेज़र जो है वो स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। सो इसके अलावा जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं कौन सी हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र इज़ डायरेक्शनैलिटी। ठीक है, तो लेज़र को देखते ही फर्स्ट जो थिंग वी ऑब्जर्व इज़ दैट लेज़र जो है यूनिडायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। सो लेज़र इज़ हाईली यूनिडायरेक्शनल। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे लेज़र डाइवर्ज भी करती है। हम देखते हैं कि स्ट्रेट जा रही है, लेकिन नहीं, देयर इज़ बिट ऑफ डाइवर्जेंस ऑल्सो देयर। सो देखते हैं वो क्या है। डायरेक्शनैलिटी में अगर हम देखें क्या है, इन कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज एमिटेड फोटोन्स हैव नो फेज रिलेशन अमंग देम, सो दे एमिट रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं जैसे बल्ब है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो जो फोटोन्स एमिट होते हैं उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, कोई फेज रिलेशन नहीं होता उनमें, दैट्स वाई दे एमिट रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शंस। बट लेज़र में ऐसा नहीं है। बट इन केस ऑफ लेज़र एमिटेड फोटोन्स आर इन फेज होते हैं, वो कोहेरेंट टू ईच अदर हैं। हेंस लेज़र बीम ऑलमोस्ट ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यही एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ फोटोन्स हैं दे आर इन फेज। यही एक रीज़न है कि जो लेज़र बीम है दैट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखने वाली है, दैट इज़ देयर इज़ स्लाइट डाइवर्जेंस अलॉन्ग द पर्टिकुलर पाथ ड्यू टू द डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स एट द अपर्चर। जो भी सोर्स है लेज़र का, जहाँ से भी वो प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे एक अपर्चर होगा बिगिनिंग में। जैसे हम देखें यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से जो है लेज़र बीम बाहर आ रही है, वहाँ पे जो साइड्स हैं, जो सर्कल है, ठीक है, दैट विल एक्ट एज अपर्चर। और हमें पता है अगर कोई भी लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आती है तो कौन से इफेक्ट्स आते हैं, डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स, इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा है। ठीक है, सो देयर विल बी स्लाइट डाइवर्जेंस अलॉन्ग द पर्टिकुलर पाथ ड्यू टू द डायफ्रेक्शन इफेक्ट एट द अपर्चर। सो यहाँ पे है अपर्चर डी। ठीक है, अपर्चर के बाहर जब जो लाइट आ रही है, हमने यही देखना है कि जो इनिशियली लाइट आ रही है एंड देन विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द अपर्चर, हाउ मच इट गॉट डाइवर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे z एक डिस्टेंस है जहाँ पे हम बीम साइज़ को मेजर करेंगे। थीटा एंगल ये बताएगा कि कितनी डाइवर्जेंस हुई है जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे। फार्मूला है यहाँ पे हमारे पास वैसे, बट यहाँ पे देखो पहले क्या है, जो बीम डाइवर्जेंस है दैट इज़ अबाउट 1 मिली रेडियन। तो जनरली जो है लेज़र में जो बीम डाइवर्जेंस होती है वो 1 मिली रेडियन की होती है। फॉर लार्जर वैल्यूज़ ऑफ z बीम साइजेस, ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे हम जो है मेजर करने लगे हैं बीम साइज़, तो बीम साइज़ का फार्मूला क्या आ जाता है, w इज़ इक्वल टू लेमडा z अपॉन पाई ओमेगा नॉट।
ठीक है। तो ओमेगा नॉट जो है यहाँ पे दैट इज़ द बीम वेस्ट साइज, ठीक है। जो बीम है जो उसका वेस्ट साइज़ है दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा नॉट। अगर हम यहाँ पे थीटा देखें तो थीटा जो है विच इज़ द डाइवर्जेंस का एंगल जो बता रहा है दैट इज़ W अपॉन Z। तो Z से Z यहाँ पे कैंसिल हो गया, थीटा आ गया लैम्डा अपॉन पाई ओमेगा नॉट। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट बनने वाला है। जो थीटा है दैट इज़ डाइवर्जिंग एंगल, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है जितना ज़्यादा बीम वेस्ट साइज़ होगा, ठीक है, जितनी आप थिक बीम ले रहे हैं, जितना ज़्यादा बीम वेस्ट साइज़ होगा उतनी कम डाइवर्जेंस होगी। थीटा एंड ओमेगा नॉट विच इज़ द बीम वेस्ट साइज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर विच सेज दैट जितना ज़्यादा जो है आप बीम वेस्ट साइज़ लोगे उतनी ज़्यादा जो है उतना कम जो है डाइवर्जेंस होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इमेज में भी देखें, यहाँ पे जो डी नॉट से उन्होंने बीम वेस्ट साइज़ को इंडिकेट किया है, DIV जो है यहाँ पर डाइवर्जेंस है। आप खुद ही देख लो, जैसे ही हम बीम वेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे डाइवर्जेंस जो है कम हो जाएगी। Okay, so as I have increased beam waist size over here, so correspondingly divergence जो है उसके कम हो जाएगी। so इस तरीके से जो है लेज़र्स जो हैं दे आर हाईली डायरेक्शनल, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, लेकिन जब अपर्चर की बात आती है तो वहाँ पे डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स होते हैं विच कॉज द डाइवर्जेंस ऑफ बीम। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ बीम को आप लिमिट कर सकते हो अगर आप हाई बीम जो हाई वेस्ट साइज़ वाली जो है बीम को चूज़ करोगे, तो इस तरीके से जो है डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़, सो इंटेंसिटी जो है लेज़र बीम की दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। लेज़र बीम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है ज़्यादा इंटेंसिटी होने का? बिकॉज सारी लाइट जो है वो सारे फोटोन्स सारी एनर्जी एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। जैसे हमने देखा कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज जो हैं वहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण जो फोटोन्स हैं, जो एनर्जी है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, उनमें कोई फेज़ रिलेशनशिप ना होने के कारण वो सारी एनर्जी जो है दैट इज़ स्कैटर्ड। लेकिन यहाँ पे लेज़र में क्या है, बिकॉज जो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होती है, जो फोटोन्स हैं दे आर इन फेस, सारी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो सारी एनर्जी जो है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गई है। दैट्स वाई यहाँ पे जो है इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एनर्जी एंड इंटेंसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो इस तरीके से जो है laser beams they have very high intensity, okay, so this is due to its small divergence, ठीक है। डाइवर्जेंस कम होने के कारण वही बात है, डाइवर्जेंस कम है, सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, एंड हेंस इट कैन बी फोकस्ड ऑन स्मॉल एरिया और डायमेंशंस, ठीक है। कम डाइवर्जेंस होने के कारण हम इसको एक ही जगह पे जो है छोटे से एरिया पे भी हम इसको फोकस करवा सकते हैं, तभी जो है इसको कटिंग एंड वेल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज हाई इंटेंसिटी होने के कारण, हाई एनर्जी होने के कारण, ठीक है, इन सब पर्पसेस में भी जो है लेज़र्स यूज़ की जाती हैं। सो इफ़ वी टेकन इनटू अकाउंट ऑल द डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स, ठीक है, जो रेडियस ऑफ फोकस्ड रीजन होता है, जहाँ पे जो है लेज़र फॉल कर रही है, जो फोकस्ड रीजन है उसका रेडियस क्या होता है, दैट इज़ लैम्डा इंटू एफ अपॉन ए, ठीक है। लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, ए स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ द अपर्चर, ओके। सो यहाँ पे क्या है, अगर हम कोई टिपिकल जो है, ठीक है, जो डेली यूज़ के लेंस हैं, टिपिकल लेंस हैं, तो अगर हम उनको अगर डायमेंशंस देखें तो क्या होंगे, सो एरिया ऑफ फोकस्ड रीजन वहाँ पे क्या होगा, बिकॉज एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस कितना है लैम्डा एफ अपॉन ए, तो एरिया क्या हो गया पाई इंटू लैम्डा एफ अपॉन ए का स्क्वायर। डायमेंशंस यहाँ पे देख लो, जो साइज़ ऑफ अपर्चर होता है टिपिकल लेंस में दैट इज़ 0.05 मीटर, focal length is 0.1 meter, wavelength is 5 into 10 raised power minus 7 meter। जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सो एरिया ऑफ फोकस रीजन आ जाता है 3 into 10 raised power minus 12 मीटर स्क्वायर। अगर हम वॉट देखें, अगर हमने 100 वॉट लेज़र यूज़ किया है तो इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो पावर यहाँ पे कितनी दी है 100 एंड एरिया कितना भी हमने निकाला 3 into 10 raised power minus 12। सो अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3.3 into 10 raised power 13 watt per meter square। सो फ्रॉम हेयर वी गेट टू नो दैट कि अगर हम एक 100 वॉट का लेज़र ही लें तो उसकी इंटेंसिटी देखो कितनी हाई आ जाती है, विच इज़ 3.3 into 10 raised power 13 watt per meter square।
तो सिर्फ 100 वाट के लेज़र की ही जो है इतनी हाई इंटेंसिटी हमें मिल जाती है। तो अगर हम इससे हायर वाट के जो हैं लेज़र्स को यूज़ करें तो उनकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी। सो इस तरीके से वी गेट टू नो दैट जो लेज़र्स हैं दे आर हैविंग वेरी हाई इंटेंसिटी। रीज़न क्या है हाई इंटेंसिटी का, आपको पता चल ही गया। स्टिमुलेटेड एमिशन होने के कारण जो फोटोन्स एमिट होते हैं दे आर इन फेज, दे आर कोहेरेंट टू ईच अदर, दैट्स वाई दे आर मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। सारी एनर्जी जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, डाइवर्जेंस इसमें बहुत कम है बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिफ्लेक्शन इफेक्ट्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमें हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम्स जो हैं वी गेट दैट। तो थर्ड करेक्टरिस्टिक है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिसिटी या क्रोमेटिक मीन्स वेवलेंथ। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ, उसके ऊपर हम इसको स्टडी करेंगे अब कि लेज़र में जो है वो कितना मोनोक्रोमेटिक है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ हैज़ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो अगर हम किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी एक लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अगर उनको सब्ट्रैक्ट हम कर दें दैट विल बी इट्स बैंडविड्थ। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बैंडविड्थ जितना कम होगा, मीन्स ऑफ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में जितना डिफरेंस कम होगा, लाइट उतनी ही ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होगी। जो लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक बिकॉज यहाँ पे जो बैंडविड्थ है डेल्टा न्यू दैट इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ऑर्डिनरी सोर्सेज हैं। ठीक है, उनके कंपैरेटिवली जो बैंडविड्थ है इन लेज़र लाइट दैट इज़ स्मॉल, दैट्स वाई जो लेज़र लाइट है उसको हम हाईली मोनोक्रोमेटिक कंसिडर करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक नहीं है वो, 100% मोनोक्रोमेटिक नहीं है, हाईली मोनोक्रोमेटिक इसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए जो नेम है। सो ऑर्डिनरी सोर्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा न्यू बाय न्यू इज़ इक्वल टू 10⁻10। जो बैंडविड्थ है एक ऑर्डिनरी सोर्स का उसको हम 10⁻10 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 5 × 10⁻14, इस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं बैंडविड्थ, विच इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2 × 10⁻−5। अगर हम सेम जो है लेज़र के लिए भी जो है सेम डेल्टा न्यू बाय न्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी, तो जो बैंडविड्थ है लेज़र के लिए दैट इज़ 500। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 5 × 10⁻14 एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 10⁻−12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल ही गया। ठीक है, तो ऑर्डिनरी सोर्स के लिए बैंडविड्थ इज़ वेरी लार्ज। मेन रीज़न जो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिसिटी के लिए आता है लेज़र की दैट इज़ बैंडविड्थ। ठीक है, जो लेज़र लाइट है उसका बैंडविड्थ बहुत कम है, दैट्स वाई जो है इट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक। सो जैसे यहाँ पे टेबल देखो आप, अगर हम लाइट सोर्स सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम की जो वेवलेंथ होती है वी नो दैट इट इज़ 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब सीधा बैंडविड्थ देखो जो डेल्टा न्यू है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15। तो सोडियम इज़ मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, हमें पता है सोडियम जो वेवलेंथ होती है वो मोनोक्रोमेटिक है, बट अब यहाँ पे देखो इट इज़ लेस मोनोक्रोमेटिक एज़ कम्पेयर टू हीलियम नियॉन लेज़र या कोई भी लेज़र। रीज़न देखो यहाँ पे इसकी जो बैंडविड्थ है उसका ऑर्डर कितना ज़्यादा है, 10⁻15 के ऑर्डर की। सिमिलरली अगर हम कैडमियम लैम्प के रिगार्डिंग देखें जिसकी वेवलेंथ है 6438 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे जो बैंडविड्थ है उसका ऑर्डर है 10⁻8। और अगर हम बात करें अभी हीलियम नियॉन लेज़र की, जो हीलियम नियॉन लेज़र है उसकी वेवलेंथ है 6328। ठीक है, वेवलेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम लाइन में ही लाई कर रही है, बट अगर हम बैंडविड्थ की बात करें बैंडविड्थ इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻3 एंड इट इज़ क्रिएटिंग द होल डिफरेंस। जो सारा डिफरेंस जो मोनोक्रोमेटिसिटी का आ रहा है वो सिर्फ बैंडविड्थ के ऊपर ही लाई कर रहा है, बिकॉज आप देखो जो हीलियम नियॉन लेज़र है इसकी बैंडविड्थ बहुत कम है, इसलिए इट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक। ये तो हमें पता चल गया कि जो लाइट है लेज़र लाइट है इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, क्यों, बिकॉज उसकी बैंडविड्थ कम है। अब ये बैंडविड्थ क्यों कम है, वाई दे आर हैविंग स्मॉल बैंडविड्थ, सो इसके पीछे वही रीज़न है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, बिकॉज यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। स्टिमुलेटेड एमिशन होने के कारण वो जो फोटोन्स हैं दे आर कोहेरेंट टू ईच अदर और यही कर रहे हैं नैरो डाउन बैंडविड्थ को। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण ही बैंडविड्थ जो है दैट इज़ नैरो डाउन, दैट इज़ स्मॉल। ओके।
लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे कोहेरेंस। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लेज़र है, ठीक है, लेज़र इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रूली कोहेरेंट लाइट सोर्स। अगर ट्रूली कोहेरेंट लाइट सोर्स की बात की जाए जो 100% कोहेरेंट है, वो है लेज़र, ठीक है। हमें पता चली क्या, वही बात आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज स्टिमुलेटेड एमिशन है, जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, दे आर इन फेज, दे आर हैविंग सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, एवरीथिंग। तो इसके कारण जो है कोहेरेंट लाइट सोर्स बन जाती है लेज़र। अब ये कोहेरेंस क्या है, अब इसी को ही हम मेजर करेंगे, ठीक है। कोहेरेंस क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन that exist in the radiation field of light source at different locations and different times। बस कोहेरेंस में हमने क्या करना है, फेज़ को रिलेट करना है, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट टाइम्स पे हमने फेज़ का रिलेशन चेक करना है कि हाउ फेज़ इज़ रिलेटेड। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन की, तो इस लोकेशन के बेसिस पे ही जो है कोहेरेंस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ टेम्पोरल और लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस, सेकेंड इज़ स्पेशल और ट्रांसवर्स कोहेरेंस। तो आपको पता चली क्या होगा यहाँ पे लोकेशन कैसे चेक होगी। जो टेम्पोरल कोहेरेंस या लॉन्गिट्यूडनल वाले हैं, वहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है चेक करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में फेज़ रिलेशनशिप, एंड स्पेशल और ट्रांसफर्स में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर्स पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे उनका फेज़ रिलेशनशिप चेक करेंगे। सो इस तरीके से हमने क्या करना है, कोहेरेंस में फेज़ कोरिलेशन ही चेक करना है, दैट इज़ ऑफ द पॉइंट एट द डिफरेंट लोकेशंस एंड एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन है टेम्पोरल कोहेरेंस, जिसका अनदर नेम है लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। तो इस इन दिस टाइप ऑफ कोहेरेंस क्या होता है, दैट in that type of coherence in which the field at a point and the field at the same point at a later time are correlated, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी बताया है, अगर हम देखें फर्स्ट वन को जो हम अगर मार्क कर लें EXYZ टाइम जो है T1, उसके बाद जो है सेम उसने डिस्टेंस कवर किया, एंड जो अनदर जहाँ पे हमने देखा EXYZ T2, ठीक है। इन दोनों टाइम पे जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ रिलेटेड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन EXYZ T1 एंड EXYZ T2। इनमें जो है एक फिक्स्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। वो फिक्स्ड रिलेशनशिप क्या होगा, दैट इनका फेज़ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। समझ लग गया? ये लॉन्गिट्यूडनल हमें नेम से पता चल रहा था कि जो पॉइंट्स होंगे वो सेम लाइन पे ही लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। वो पॉइंट्स फर्स्ट हमने जब वेव ने कंप्लीट किया तो फर्स्ट हमने उसको मार्क किया EXYZ T1, उसके बाद सेकंड जो है उसको हमने मार्क किया EXYZ T2। तो हमने ये देखा कि इन दोनों में डेफिनेटली कोई फिक्स्ड रिलेशनशिप होगा इन फील्ड्स में, ठीक है। और वो फिक्स्ड रिलेशनशिप क्या है कि इनका फेज़ डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। सो इस तरीके की जो है इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस। कोहेरेंस हमें पता था फेज़ का रिलेशनशिप, तो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस इस तरीके से जो है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सेकेंड टाइप है स्पेशल और ट्रांसवर्स कोहेरेंस। स्पेशल मीन्स इन स्पेस, ट्रांसवर्स मीन्स 2 पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोहेरेंस मीन्स फेज़ रिलेशनशिप। अब इनको कनेक्ट करें अगर हम, तो क्या बना, कोई 2 पॉइंट्स अगर वो स्पेस में हैं, या तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फेज़ डिफरेंस, फेज़ रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो क्या होगा, इट मीन्स दैट वेव पोजेस स्पेशल और ट्रांसवर्स कोहेरेंस। गॉट द पॉइंट? जैसे लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या देखा था, अगर कोई 2 पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो है देखिए अगर उनका फेज़ कांस्टेंट है, इट मीन्स जो वेव है दैट पोजेस टेम्पोरल और लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस। तो सेम थिंग इज़ हियर, यहाँ पे क्या है, अगर 2 पॉइंट स्पेस में हैं या तो वो ट्रांसफर्स है, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर उनमें जो है फेज़ रिलेशनशिप है, इट मीन्स दैट वेव पोजेस स्पेशल और transverse coherence। To understand this concept we will make use of Young's double slit experiment, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर है S यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, एस सोर्स से जो है बिकॉज इट इज़ अ पॉइंट सोर्स, तो यहाँ पे जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेट हो रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, S1 एंड S2,
ओके। तो यहाँ पे जो है E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, हम बोलेंगे S1 एंड S2 जो हैं दे पोजेस स्पेशल कोहेरेंस अगर E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका कुछ कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो ओवर एनी टाइम t। यही बात होती है, यही हमने पढ़ा था स्पेशल कोहेरेंस में क्या होता है, 2 पॉइंट्स जो हैं इन द स्पेस, ठीक है, अगर उनमें जो है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फेज रिलेशनशिप है, इट मीन्स दैट पॉइंट्स पोजेस स्पेशल कोहेरेंस। तो यही हमने किया यहाँ पे। E1 and E2 be the electric fields at point S1 and S2. The points S1 and S2 are said to possess special coherence if electric field due to both have constant phase difference over any time t। समझ लग गया ये? तो यहाँ पे जो है स्पेशल कोहेरेंस पे उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी है कि ये नहीं कि वो पॉइंट्स कहीं भी लाई करें इन द स्पेस, ठीक है, दे मस्ट लाई विद इन सम फाइनाइट एरिया जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस एरिया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि अच्छा फेज रिलेशनशिप हो, इट मीन्स वो दोनों पॉइंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर फाइनाइट एरिया में लाई करने चाहिए, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे कोहेरेंस एरिया। एंड देन फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे दैट वेदर दे पोजेस स्पेशल कोहेरेंस और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 4.0 ऑन द स्क्रीन, 4.0 on the screen, the optical paths S1O and S2O must be equal। ये तो हमें पता ही है, अगर O पॉइंट जो स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है, ये जो ऑप्टिकल पाथ्स हैं S1O एंड S2O दे मस्ट बी इक्वल। तो S1 S2 हमारे पास वो 2 पॉइंट्स आ चुके हैं विच आर लाइंग इन कोहेरेंस एरिया, ठीक है। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या कंडीशन होगी दैट दे विल पोजेस स्पेशल कोहेरेंस। तो यहाँ पे देखो, सिंस S इज अज्यूम टू बी अ पॉइंट सोर्स फ्रॉम विच स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑरिजिनेट, ये हमें पता ही है जब भी पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है, उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑरिजिनेट होता है। अगर सोर्स इन्फिनिटी पे है तो प्लेन वेव फ्रंट ऑरिजिनेट होता है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स जो है वेव फ्रंट्स ऑरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पे S जो है वो पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑरिजिनेट हुआ एंड इल्यूमिनेट S1 एंड S2 कोहेरेंटली। और जैसे ही वो S1 एंड S2 तक पहुंचा तो S1 S2 को उसने साइमल्टेनियसली यू कैन से उसको इल्यूमिनेट किया, वहाँ लाइट प्रोवाइड की and fringes of good contrast are obtained। But if we place a source S dash near to source S, then the contrast of fringes become poorer as the interference pattern to both get superimposed। S source से जो है light waves निकली, they reached the point S1 and S2 and they illuminated them simultaneously, और हमें जो है interference pattern के according हमें fringes मिल गए। बट यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया सोर्स S डैश भी था, अब S डैश से भी लाइट वेव्स ओरिजिनेट हुई हैं, S1 S2 को एलिमिनेट किया है उन्होंने। अब यहाँ पे क्या है, जो फ्रिंजेस हैं दोनों सोर्सेज के कारण दे विल बी सुपर इम्पोज्ड। और इसके कारण क्या होगा, एज द सोर्स S डैश डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम S, then for partial separation S dash, the maxima due to S will fall on the minima due to S dash and the interference pattern will wash away। अब हमने जो है S dash को इस तरीके से मूव करवाना है, ठीक है, कि जो दोनों के मैक्सिमा मिनिमा है, मींस जो S का कारण जो मैक्सिमा फॉर्म हुआ है, जो S डैश के कारण मिनिमा फॉर्म हुआ है, वो ओवरलैप कर जाएं। सो इस तरीके से पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न वॉश अवे हो जाए, कैंसिल हो जाए। So this will happen when S dash S2 minus S dash S1 is equal to lambda by 2। ये कंडीशन आई पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कब होता है, when there is destructive interference, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्सिमा ऑफ वन इज़ ओवरलैपिंग विद द मिनिमा ऑफ अनदर वन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसल आउट होके हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है, ओके। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। यहाँ पे जो है S डैश S2 और S डैश S1 का वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, विच विल बी d स्क्वायर प्लस L प्लस d बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस d स्क्वायर प्लस L बाई प्लस d बाई 2 माइनस L स्क्वायर 1 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, d को इन द नेक्स्ट स्टेप d को हमने कॉमन ले लिया है। जब d स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो d रह जाएगा, सेम स्टेप अप्लाई हुआ, ठीक है। तो d हमने यहाँ दोनों में कॉमन ले लिया। उसके बाद वाले स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव अप्लाइड बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल के कारण यहाँ पे क्या हुआ, जो पावर 1/2 थी दैट कम्स हियर एज वी आर एक्सपैंडिंग इट टू फर्स्ट टर्म ओनली। तो दोनों में यही स्टेप हुआ, 1/2 1/2, ठीक है, आ गया यहाँ पे।
Next step is just to simplify them, and when you will simplify them, you will ultimately get the value of L over here. L will be equal to d lambda by 2d. सो जो L है यहाँ पे, L इज़ अ कोहेरेंस लेंथ. कोहेरेंस लेंथ क्या हमें बताती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट वेव इन टाइम t, विच इज़ द कोहेरेंट टाइम. सो कोहेरेंट लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट वेव इन कोहेरेंट टाइम t. सो जो L है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू d लैम्डा बाई 2d फॉर पॉइंट सोर्स. ठीक है, अगर पॉइंट सोर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट कोहेरेंस लेंथ जो है वो d लैम्डा बाई 2d के इक्वल हो जाए, देन उसके वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होंगे दे विल पोजेस स्पेशल कोहेरेंस. गॉट द पॉइंट? ठीक है, जब पॉइंट सोर्स के लिए कोहेरेंस लेंथ की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कोहेरेंस लेंथ क्या होती है? लाइट जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट वेव्स इन टाइम विच इज़ द कोहेरेंस टाइम TC. तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, L इज इक्वल टू d लैम्डा बाई 2d फॉर पॉइंट सोर्स, देन उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे व्हेन दे आर लाइंग इन द कोहेरेंस एरिया, दे विल डेफिनेटली पोजेस स्पेशल कोहेरेंस. सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या है? एवरी लेज़र सेटिस्फाइंग L लेस देन इक्वल टू. यहाँ पे हमने एवरी टाइप ऑफ लेज़र को इंक्लूड कर लिया है, दैट इज़ पॉइंट सोर्स हो जाए, ठीक है, चाहे उससे एक्सटेंडेड सोर्स हो जाए, कोई भी. तो अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है L लेस देन इक्वल टू लैम्डा d बाई 2d, इट मीन्स दैट डेफिनेटली पोजेस स्पेशल कोहेरेंस. समझ लग गया? ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है. सो फॉर एवरी लेज़र फॉर विच द कोहेरेंस लेंथ जो है विच इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा d बाई 2d. यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज़ द वेव लेंथ ऑफ द लेज़र. d है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स. टू d जो है यहाँ पे स्मॉल d, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनमें जो है हम फेज रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन जो है लेज़र विल, ठीक है, अगर लेज़र ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इट मीन्स इट डेफिनेटली पोजेस स्पेशल कोहेरेंस. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, तो आज जो है हमने किया रिगार्डिंग एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, एंड उसके अलावा जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए जो है लेज़र बीम के. ठीक है, रिगार्डिंग डायरेक्शनैलिटी हमने पढ़ा, देन इंटेंसिटी एंड देन मोनोक्रोमेटिसिटी, और उसके बाद हमने कोहेरेंस के रिगार्डिंग पढ़ा. ठीक है, कोहेरेंस 2 टाइप्स की आ गई, लॉन्गिट्यूडनल एंड देयर विल बी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कोहेरेंस. ठीक है, तो जिसमें हमने देखा कि अगर लाइन पर पॉइंट्स हैं, अगर उनमें फेज रिलेशनशिप है तो लॉन्गिट्यूडनल कोहेरेंस हो जाएगी. अगर स्पेस में पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें फेज रिलेशनशिप होगा तो स्पेशल कोहेरेंस हो जाएगी. साथ में उसकी कंडीशन भी आ गई कि अगर कोहेरेंस लेंथ लेस देन इक्वल टू लैम्डा d बाई 2d होगी, देन स्पेशल कोहेरेंस दे विल जो पॉइंट्स हैं, जो लेज़र है, दे विल डेफिनेटली पोजेस. ओके, so thank you everyone for watching my video, and in the next video we will discuss regarding types of lasers. ठीक है, हीलियम, नियॉन, रूबी, whatever जो भी इसमें लेज़र्स हैं वो सबको हम डिस्कस करेंगे. एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, एंड साथ में जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करते चले जाएंगे. ओके, so thank you everyone, and don't forget to like, share and subscribe my channel.